वेलकम बैक। आप लोगों का हमारे आपके चैनल ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन ख़त्म कर लिए थे। उस पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए थे, जो नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनका एक छोटा सा नमूना हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। यहाँ से देखें, क्वेश्चन पूछा गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, वैसे ही पता है, तो इसका आंसर तो आप वैसे ही गेस कर सकते हैं। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑल ऑफ दीज। वैसे ये आंसर आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लेकिन इसका मतलब समझ लीजिए। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्स का मतलब क्या होता है? अगर आप 11th में हैं तब वीडियो ये देख रहे हैं, फिर आपको समझने की ज़रूरत है। 12th में हैं तो देख रहे हैं तो भी थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है। अगर 11th-12th पार कर चुके हैं तो आपको पता होगा, 12th में एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फर्स्ट चैप्टर में ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, पहले ही चैप्टर में है। लगभग हर चैप्टर में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो चार्जेज के बीच में फोर्सेज लग रहे होते हैं, सपोज कर तो इस पी पॉइंट में हमको फोर्स को फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास सपोज कीजिए Q1 चार्ज है, सपोज कीजिए Q2 चार्ज है, और ये सपोज कीजिए Q3 चार्ज है। तो इस पे क्या रखते हैं हम लोग? टेस्ट चार्ज Q0 ला के रखते थे, तो इस पर जो फोर्स लगता था इधर हो जाता था F1, इसके द्वारा जो लगता था ये क्या हो जाता था? F2 हो जाता था, इसके द्वारा जो लगता था वो क्या हो जाता था? F3 हो जाता था। और इनकी खास बात क्या होती थी कि ये जो फोर्सेस होते थे ये एक दूसरे के फोर्सेस को क्या करते थे? इफेक्ट नहीं करते थे। मतलब इसके द्वारा इस पे लगाया जाने वाला फोर्स इसके द्वारा इस पे लगाए जाने वाले फोर्स को कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचाता था। यही क्या होता था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता था। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यानी कि जब इसको हम लोग लिखते थे एफ नेट, जब लिखते थे तो कैसे लिखते थे? F1 प्लस F2 प्लस F3 लिखते थे। और इसमें जब वैल्यूज हम लोग पुट करते थे तो क्या करते थे? K Q1 Q0 अपॉन आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे अगर करते थे Q2 Q0 अपॉन जो ये डिस्टेंस होता था, अगर R1 0 इसको करते थे, इसको R2 0 करते थे तो उसका स्क्वायर, प्लस Q3 Q0 का R3 0 का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। इस तरीके से देखिए, ये जो है क्या है? केवल F1 के कारण, इसके Q1 के कारण Q0 पे लगने वाले फोर्सेस, सभी फोर्सेस को हमको क्या करना पड़ता था? सम करना पड़ता था। पहला फोर्स दूसरे फोर्स पे कोई इफेक्ट। वैसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या मास का, तो इस पे आप देखेंगे दो फोर्स, तो नॉर्मली mg और नॉर्मल रिएक्शन, मान लो कोई टेबल पे रखा है तो लग ही रहा होगा रिएक्शन। मान लो कोई फोर्स इधर भी लग रहा है और कोई फोर्स मान लो 10 न्यूटन का इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो अल्टीमेटली इसमें फर्क नहीं पड़ता था। अगर इसका मोशन हो रहा है तो कौन सा फोर्स, मान लो अगर यहाँ 5 न्यूटन का है तो इधर क्या हो जाएगा? इधर की तरफ एक्सीलरेट करना ये स्टार्ट कर देगा। तो ये फर्क नहीं पड़ता है इस बॉडी को, इस मास को, कि कौन सा फोर्स जो है इस पे एक्ट कर रहा है। ये क्या करता है? रिजल्टेंट फोर्स पे। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इसका जो एक्सिलरेशन होगा उसी के कारण आएगा, जो एफ नेट होगा उसी के कारण इसमें एक्सिलरेशन आएगा। जैसे नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ r लग रहा है, इधर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उधर से हो सकता है फ्रिक्शन लग रहा हो। ये जो नेगेटिव फोर्स दिखा है, मान लो बैक साइड में आगे जाने की तरफ में फ्रिक्शन लग रहा हो, तो इसी को फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे तमाम फोर्स लग रहे होंगे, एक से ज़्यादा कई फोर्सेस लग रहे होंगे, और उनके नाम भी अलग हो सकते हैं। फ्रिक्शन हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, mg हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, लेकिन जो एक्सिलरेशन आएगा वो किसके कारण आएगा? नेट फोर्स के कारण आएगा, या जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उसी के कारण आएगा। इसका क्या मतलब? फर्स्ट लॉ में कैसे है ये? तो फर्स्ट लॉ को अगर याद करिए, अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन से है स्ट्रेट लाइन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही मोशन करता रहेगा, अनलेस आप क्या करेंगे? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएं उसको चेंज करने के लिए। तो वही जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसी को क्या बोला जाता है? एफनेट फोर्स बोला जाता है। उसी के कारण तो एक्सिलरेशन आएगा। तो यहाँ पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, वो सब इंडिपेंडेंट है इस बॉडी का मोशन जो है। केवल ये उस चीज पर डिपेंड करेगा कि जो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में ये क्या करेगा?
मूव करेगा, उसी दिशा में क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। इसी का मतलब है फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, कि कई सारे अलग अलग फोर्स जैसे mg, रिएक्शन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, फिर उसके बाद फ्रिक्शन, लेकिन नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्सिलरेट करेगा। वही एक्सिलरेशन की डायरेक्शन ही क्या हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही इसकी बात की गई थी, बट उसको उतना डीपली नहीं एक्सप्लेन किया जाता है, तो इस वजह से ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी नई हो जाती है बच्चों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस जो हैं हमारे न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड है। बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ, जो पहले लॉ में जिस नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही होती है, नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही थी, उसी के बारे में ये क्वांटिटिवली बताता है। आपको पता है कि नेट, इसके दो फॉर्म हैं सेकंड लॉ के। एक तो आपको पता होगा F इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम होता है, और दूसरा फॉर्म इसका होता है मास इनटू एक्सीलरेशन के फॉर्म में होता है। और इसी से रिलेटेड हम लोग एक और क्वांटिटी पढ़ते हैं इसको समझने से पहले, जो मोमेंटम होता है POMV से डिनोट किया जाता है। चेंज इन मोमेंटम जो होता है, सब मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम जो होता है MV फाइनल माइनस V इनिशियल से लिखा जाता है। और लास्ट में एक टॉपिक आता है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स जो है वो क्या रहता है, फोर्स टाइम ड्यूरेशन रहता है, टाइम ड्यूरेशन, जिसको F इंटू डेल्टा टी भी बोलते हैं। और ये किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के, चेंज इन। बस इतने ही टॉपिक में हमारा क्या रहेगा, सेकंड लॉ क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और इन नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए भी हम लोग बाद में बात करेंगे सेकंड लॉ। तो इतने फॉर्मूले क्या हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए देखते हैं इसमें से किन फॉर्मूलों का हम लोग जनरली यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट। ठीक है, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑफ द प्लेयर वाइल टर्निंग इज। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझ ही गए होंगे कि फुटबॉल का मैच चल रहा है, एक प्लेयर है जो पहले क्या कर रहा है, जो भी मैप दिया होगा उसके हिसाब से, नॉर्थ ईस्ट साउथ आप मान लीजिए, उसके हिसाब से क्या कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। सडनली क्या करता है, अपोनेंट को अवॉइड करने के लिए, उससे बॉल को बचाने के लिए सडनली क्या करता है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में घूम जाता है। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑफ द प्लेयर वाइल टर्निंग। अब देखिए, हमको फोर्स के बारे में बताना है और गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज करके बताना है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है उसको उसी का यूज करके। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, मान लो अगर जनरली सोचेंगे, कॉमन माइंड से सोचेंगे कि नॉर्थ में जा रहा है, उसको ईस्ट में चेंज करना है, तो वो क्या करेगा, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। तो जो ज़्यादा जल्दी में होंगे तो कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, अलोंग ईस्टवर्ड डायरेक्शन लगा देंगे। लेकिन इसको अगर ध्यान से सॉल्व किया जाए तो ये इसलिए दिया गया है क्योंकि आप डायरेक्शन सेंस का ध्यान रखें। और हमको एक कॉन्सेप्ट पता है कि जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को जिसको ध्यान से पता होगा, सेकेंड लॉ में जब फोर्स की डायरेक्शन समझाई जाती है, तो अब देखते हैं हम अपने हिसाब से मान लेंगे इसको। जो हमारा ये देखिए, हमने मान लिया ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया नॉर्मल। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से साउथवर्ड डायरेक्शन में भाई साहब जा रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू जे लिख सकते हैं, साथ में माइनस की तरफ से। यहाँ देखिए ये प्लस जे होता है, दिस इज द माइनस जे, दिस इज द प्लस आई एंड दिस इज द माइनस आई हो गया। ठीक है, अब क्या करता है, अचानक ये इस डायरेक्शन में घूम जाता है, तो क्या हो जाएगा, उसी वेलोसिटी से, कुछ भी चेंज नहीं करता, तो यू वाई ये प्लस डायरेक्शन में हो गया। अब ठीक है, इस डायरेक्शन में घूम गया। अब हमको क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना। तो एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे हम, अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन को बताना हो तो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। मान लो टी टाइम लेता है चेंज करने में, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, यू आई माइनस यू जे हो गया, नीचे क्या आ गया, टाइम आ गया बेसिकली। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम tan थीटा निकालें, एंगल निकालें, तो एंगल अगर हम लोग निकालेंगे तो tan थीटा क्या होता है, आप सभी को पता है, जे का कंपोनेंट माइनस यू अपान
क्या हो जाएगा, आई का कंपोनेंट, तो कट गया, क्या आ गया, -1 आ गया। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan, अगर इसको -1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, tan 135 की डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो यहाँ से करेंगे तो tan 135 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 135 डिग्री। अब ध्यान से देखिए वो क्या है, यहाँ से वो साउथवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, तो यहाँ से अगर आप चलेंगे वो ये 90 डिग्री हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये और 45 डिग्री चलना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 135, 135। तो यहाँ से पूरा होगा, ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 135। तो वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी एक्सीलरेशन की। जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन ए से हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो यही वाली डायरेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u। ठीक है, वुडन ब्लॉक वेलोसिटी u, ऐसे क्वेश्चंस में वेलोसिटी u व्हेन बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक अलोंग इट्स लेंथ हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स बिकम u/3। अब देखिए जनरली क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो जाता था, जो हमारे अर्लियर क्लासेस में क्वेश्चंस होते थे तो यहाँ पे क्या हो जाता था कि खत्म हो जाता, बट इसको आगे बढ़ाया गया। देन इट फर्दर penetrates into the block in the same direction before coming at the rest at the other end of the block। ठीक है, the total length of the block हमको बताना। सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आप क्या करिए, तुरंत इक्वेशन ऑफ मोशन आप जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको क्या करिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 3 है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस एस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, तुरंत इसको लिख लीजिए। फिर देखिए हमारे पास अब दूसरा क्या स्टेप करना है आपको, गिवन क्या क्या है, क्योंकि इसमें जो है कई बार अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तब तो आपको डायरेक्ट पता होता कौन सा इक्वेशन लगाना है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपके पास होना चाहिए क्या क्या गिवन है। अगर ध्यान दें तो जो रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर, ये हमारा रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है, ये कितना लेंथ अगर देखें तो पहले 24 सेंटीमीटर, ये देखिए किसमें SI यूनिट में नहीं दिया तो कितना हो गया 0.24 मीटर, और ये बचे हुए लेंथ को हम क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। ये क्या है, एंड ऑफ द ब्लॉक है। देखिए यहाँ से जब चलता है अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, जब यहाँ पहुँचता है वो u/3 हो जाती है, यहाँ क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक किसके मोशन को, एक यहाँ से यहाँ तक किसके मोशन को। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता है और डिस्प्लेसमेंट उसका पता है तो तीसरा इक्वेशन आपको आसानी से लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ से आपको एक्सीलरेशन आसानी से मिल जाएगा। तो आइए पहले केस 1 को डिस्कस करते हैं, इसमें सिचुएशन 1 को देखते हैं। जो हमारे पास सिचुएशन 1 है, तो उसमें क्या कह रहा है कि u वेलोसिटी से चल रहा है, u/3 हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, u/3। थर्ड इक्वेशन से ये स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जब जाएगा तो जो एक्सेलरेशन इसमें आएगा और रिटार्डेशन फोर्स के कारण आएगा, क्योंकि जब बुलेट अंदर की तरफ जाएगा तो उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जिसके कारण इसमें क्या आएगा, रिटार्डेशन आएगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, जब फोर्स नेगेटिव हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 2a हमने रख दिया, कितना है 0.24। यहाँ से देखिए u स्क्वायर अपॉन 9 माइनस यू स्क्वायर इजकल टू -2a इंटू क्या कर सकते हैं, 0.24 कर सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 24 कर दिया। तो यहाँ से कितना आ गया, -8 यू स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू -2a इंटू 0.024 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अगर इसको सॉल्व करें तो a इज इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे इसको, 8 यू स्क्वायर अपॉन 9 इंटू क्या हो गया, 2 इंटू 0.24 हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई।
अब दोबारा कह रहा है, दूसरा केस देखते हैं, जब ये अभी भी क्या कर रहा है, u/3 स्पीड से क्या करेगा, अंदर की तरफ जाएगा। जब अंदर की तरफ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो नेक्स्ट इक्वेशन हम क्या लगाएंगे, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी माइनस रिटार्डेशन फोर्स लग रहा है 2a, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया है। यहाँ से अगर इसकी वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, u/3 हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा, u/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आया, u²/9 आया, साथ में क्या आ गया, इंटू 2 आ गया, इधर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ गया, इंटू x आ गया, ये आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब चूंकि ये जो है, जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा थ्रू आउट, एक्सेलरेशन जो है वो सेम होगा। तो क्योंकि जो लॉज लिखे गए हैं वो किसके लिए लिखे गए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए लिखा गया है, तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब दोनों को क्या करिए, आपस में इक्वल कर दीजिए। दोनों को इक्वल करेंगे यहाँ पे तो हो गया u²/9, साथ में 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे है कितना है, 8/8 u²/9 इंटू 2 इंटू 0.24, 0.24, ये हमारे पास वैल्यू। ठीक है, अगर देखें यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, u² से u² कैंसिल हो गया, और क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया 8, 3 हो गया, 0 पॉइंट क्या आ गया, 3 आ गया, इसको कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। तो हमारे पास जो बच गया फाइनली, इसकी वैल्यू जो बच गई वो देखिए कितनी बच गई, जब यहाँ पे कितना था 0.24, ठीक है, बच गया। अगर यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू बची 1/x इज इक्वल टू जो बचा वो कितना बचा, 0.03 मीटर। अब x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.03 मीटर। अब सेंटीमीटर में अगर इसको चेंज करेंगे कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 24 + 3, 27 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A ball of mass 0.15 kg is dropped from a height of 10 meter, strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is। ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्कुल वही वाला केस हो गया। अगर आपको याद होगा जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था बैट्समैन वाले की, कि बैट्समैन मान लो ये क्या आया, v वेलोसिटी से जो है इस तरफ आ रहा था, तो फिर बैट्समैन ने हिट किया तो v वेलोसिटी से कहाँ गया, इस तरफ आ गया, और उसने क्या किया, सेम डिस्टेंस कवर किया। तो जो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आया था, चेंज इन मोमेंटम आया था, ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये बैट्समैन था जिसने इसको हिट किया था, ठीक है। या वॉल आप मान लीजिए, वॉल से जो है ये बिल्कुल वही वाला केस है, वॉल से टकरा के सेम वेलोसिटी से आया। ये अगर आपने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा होगा तो इलास्टिक कोलिजन का केस है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोफिशिएंट जो होगा वो 1 हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम जो हो जाता है क्या हो जाता है, सीधे सीधे 2 mv के बराबर हो जाता है। तो सेम यहाँ पे अब v कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू u + at, ठीक है। अब इस केस में अगर हम लोग देखें क्या कह रहा है हमारे पास, क्या क्या गिवन है हमको, मास गिवन है, स्ट्राइक द ग्राउंड, रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड। तो अगर इसकी हम लोग फाइनल स्पीड अगर निकालना चाहें बिफोर, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, क्योंकि रिबाउंड का मतलब क्या हो गया, ये ग्राउंड को हिट किया, सपोज कीजिए v वेलोसिटी से हिट किया, तो क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से वापस जा रहा है, तभी सेम हाइट वो क्या कर पाएगा, कवर अप कर पाएगा। तो हमको हिट करने से पहले अगर ग्राउंड पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हमको चाहिए, तो जो जो गिवन है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसी हिसाब से क्या करेंगे। अब हमको क्या गिवन है, g गिवन है, और अब जब ड्रॉप किया गया इसको तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई हमारे पास, इसकी 0 हो गई। अब टाइम तो हमको पता नहीं, तो ये लगा नहीं पाएंगे, तो अगला क्या हो जाएगा, v² हाइट हमको गिवन है u², साथ में क्या हो जाएगा +2a। इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा 2a की जगह क्या हो जाएगा g, h की जगह क्या हो जाएगा h1 हाइट हो जाएगा।
तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ये तो जीरो जाएगी इनिशियल, क्योंकि ड्रॉप किया गया, तो 2g क्या हो गया, h1 हो गया। ऐसे ही जब वापस जाएगी, वापस हाईएस्ट पॉइंट पे जो है, वापस जाने पे इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वहाँ से जब इसको वापस भेजा जाएगा तो यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा, u मान लेते हैं, v इज इक्वल टू यू, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2as हो गया। इस बार क्या हो जाएगा, जब स्टार्ट करेगा ये तो फाइनल ऊपर जाके जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से अगर यू स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2g क्या हो गया, h2 हो गया, h1 बराबर h2 के है, तो जो आपकी वेलोसिटी आ गई -2g(h1) आ गए। तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम लोग देखेंगे, इसका चेंज इन मोमेंटम देखेंगे, जैसे वहाँ 2m हो गया था, तो यहाँ क्या जाएगा 2m, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2g(h1) और h2 सेम होगा, तो 2 इंटू एम की वैल्यू 0.15 kg इंटू रूट में 2g की वैल्यू क्या है 10, और इसकी वैल्यू क्या है अगेन 10 है हाइट की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया था चेंज इन मोमेंटम। जैसे करेंगे एम भी माइनस एम भी, एक माइनस में है वो प्लस में, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, फाइनल चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ गई। तो क्या हो गया 0.30, साथ में जब इसको सॉल्व करेंगे 10√2 आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया 3। आंसर हमारा क्या है इसमें, 0.√2 की वैल्यू जो होती है 1.414 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 क्या आ गया हमारे पास, इम्पल्स इम्पार्टेड क्या हो जाएगा, इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। अभी भी हमने फाइनल फार्मूला बताया था, इम्पल्स किसके बराबर हो गया, चेंज इन मोमेंटम के, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, या इसी की दूसरी यूनिट है kg/। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ एज शोन। यहाँ पे फोर्स टाइम ग्राफ दिया गया है। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है, अगर इस ग्राफ को हम लोग देखेंगे तो ये जो है एक ही तरीके से सॉल्व हो सकता है। अगर यहाँ पे फोर्स टाइम ड्यूरेशन लगाने जाएंगे तो देखिए लगातार फोर्स चेंज होता जा रहा है। पहले 0 से 2 सेकंड के बीच में अगर देखेंगे तो 6 न्यूटन तक तो गया, तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कहाँ फोर्स रखें कैसे रखें। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा एक तरीका है। तो जो इम्पल्स होगा उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ भी रखा है, और वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। कैसे आपको पढ़ाया गया था याद करिए, जो ग्राफ बनवाया गया था, इधर फोर्स था इधर टाइम था, तो ग्राफ क्या बनवाया गया था, यूँ बनवाया गया था। तो ये एरिया अंडर द कर्व क्या था, इम्पल्स था आपका। इसको F इंटू डेल्टा टी से डिनोट किया गया था। ये डेल्टा टी टाइम के लिए काम कर रहा था, तो ये टाइम एक्सिस था हमारे पास। तो जो फॉर्मूला अगर 0 से ये टी गया हुआ था, तो जो इम्पल्स का फॉर्मूला आया था 0 से टी F dt था। ठीक है, ये क्या था, एरिया अंडर द कर्व था। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इधर अगर इसको ऐड करेंगे, सबको ऐड कर लीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि फोर्स जो है यहाँ पे माइनस में है, रेक्टेंगल एरिया हो जाएगा, फिर अगेन इस रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए जरा इसको निपटाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इम्पल्स आई क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 2, हाइट कितना है, ध्यान से देखेंगे तो हाइट कितना आ जाएगा, हाइट क्या है देखिए यहाँ 6 न्यूटन, और बेस कितना है 2 सेकेंड है। तो इसको ये से ये कैंसिल हो गया। दूसरा, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना निकालेंगे, ये वाला लेंथ क्या है देखिए 2 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड हुआ तो 2 हो गया। ये वाला कितना है 3 न्यूटन है, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 2 हो गया, प्लस इसका देखिए ये जो फोर्स है कितना है 3 न्यूटन, और टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो कितना हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ 3 इंटू 4। अब देखिए ये 3 6, ये 6 बचा कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 12 न्यूटन सेकेंड। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 12 न्यूटन
सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड with a certain momentum p. If the same stone is dropped from a height of 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by. तो चेंज इन मोमेंटम आपको बताना है। तो देख लेते हैं 100% का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, अगर ये कितना हो गया 100% हो गया, और अगर 100% फिर इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 200% हो गया। यानी कि पहले अगर मोमेंटम P था तो सेकेंड टाइम क्या हो गया 100% इंक्रीज होके 2P हो गया। तो आइए देखते हैं क्या क्या गिवन है और निकालते हैं। ठीक है, सर्टेन मोमेंटम P से ये हिट कर रहा है। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम व्हेन इट इज। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग बात करें मोमेंटम की चेंज, मोमेंटम हमको निकालना है। मोमेंटम का फार्मूला होता है m इंटू वी। ठीक है, तो और इस केस में जो v होता है हम लोगों को पता है, जब ड्रॉप किया जाता तो क्या होता है 2gh होता है, सभी को पता है। यहीं से इसको आप निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से निकाल सकते हैं। इस केस में वी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल जब ड्रॉप किया जाता है तो ये 0 होता है, प्लस 2 एक्सीलरेशन g हो जाता है, और हाइट क्या हो जाती है h हो जाती है। तो वी इक्वल टू क्या जाता है √2g आ जाए। इसको डायरेक्ट ही आप याद ही कर लीजिए। तो यहाँ से जो हमारे पास p इनिशियल हो गया तो वो कितना हो गया m इंटू रूट कितना हो गया 2gh हो गया। और अगर p फाइनल निकालें, आप जब इसको p फाइनल निकालें, जब क्या कर दिया गया इसकी हाइट को 100% इंक्रीज कर दिया गया, तो हाइट h की जगह क्या हो गया 2h हो गया। तो अब हम मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू √2gh इंटू क्या हो गया हाइट जो h है तो उसको क्या लिख देंगे 2h लिख देंगे हम, यानी कि कितना हो गया m अंडर √2g इंटू 2h हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं इसको m, अब चाहे तो आप क्या करें, जब भी कंपेयर करना हो तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, या सिंपली यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 4 साथ में ऐसे रहने दीजिए, 2 साथ में gh रहने दीजिए इंटू 2 रहने दीजिए। तो इतने की वैल्यू √2 के साथ में रहने दीजिए, इसको √2 बाहर निकाल लीजिए, बात वही हुई। इतने को क्या लिख सकते हो p इनिशियल लिख सकते हो, ये p फाइनल है। अभी कितना हो गया डिवाइडेड बाई √2 हो गया। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ये देखिए 41%। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जो हमारे पास देखें p फाइनल परसेंटेज अगर निकालना है चेंज इन मोमेंटम का, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाई p इनिशियल, उसके बाद क्या करते हैं 100% करते हैं, या यहीं से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि p इनिशियल की वैल्यू हो गई p फाइनल अपॉन √2 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे √2 आ गया है, तो √2 की वैल्यू सबको पता है, ये p फाइनल था हमारा, क्या आ गया था √2 टाइम्स pi आ गया था इज इक्वल टू p फाइनल। तो यहाँ पे क्या करें 141 कर दें। अब परसेंटेज में अगर किसी को भी परसेंटेज में निकालना है तो आप ये इतना क्या हो गया इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं पी एफ इक्वल टू कितना हो गया 141% हो गया। इंक्रीज को कितना हुआ 41%, पहले कितना था क्योंकि चेंज इन जो होगा यहाँ पे, तो 141 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना आ जाएगा 41%। आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 41% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू 6i माइनस 8j प्लस 10k एक्वायर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, द मास ऑफ द बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मास पूछ रहा है तो हमको क्या चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए फोर्स का। बस फोर्स का आप क्या करिए मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। यहाँ पे जो फोर्स आपको गिवन है वो गिवन है 6i माइनस 8j प्लस 10k गिवन है। ठीक है, अब इसको क्या करिए मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा √200 निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको अंदर लिख सकते हैं 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसका पेयर बन गया, बाहर आ गया 10√, इतना न्यूटन मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका क्या दिया हुआ है हमको, नेक्स्ट हमको एक्सीलरेशन दिया है, तो हमको मास चाहिए, तो फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया 10√1।
तो एक्सेलरेशन 1 दिया तो मास कितना आ गया 10√2 kg। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of m kg per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity of v meter per second will be। ये 2008 में आया हुआ कन्वेयर बेल्ट हो गया। जैसे आप मॉल वगैरह में जब जाते हैं तो जब अपना बैग जिसमें रखते हैं चेक होके अंदर जाता है मेट्रो वगैरह पे, तो दैट इज़ द कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, अब इसमें जो दिया गया है कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m kg पर सेकंड दिया गया। द फोर्स इज नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v इज। ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो f जो होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम की सेकेंड लॉ से, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो अगर यहाँ से ध्यान दें हम लोग f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी क्या हो जाएगा डेल्टा टी। अगर क्या हो रहा है, हमको गिवन क्या है डी एम बाई डी टी गिवन है। डी एम बाई डी टी जो गिवन है, डी एम बाई डी टी किसके बराबर दिया है, m kg पर सेकंड के बराबर दिया है। तो अगर हम लोग देखें इसको निकालें, डी एफ बाई डी टी अगर हम लोग निकालें इसका डी एम चेंज इन मोमेंटम, ये हमको गिवन है। और नेक्स्ट क्या गिवन है, द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो जो फोर्स जरूरत पड़ेगी, तो जो जिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो वो क्या हो जाएगा, ये हम अगर करेंगे, हम क्या करें डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू, फिर क्या करेंगे v को कांस्टेंट लिया डी एम बाई डी टी। कैसे ये हुआ, ये जो डिफ्रेंशिएशन का लॉ आपको पता होगा कि डी बाई डी टी दो फंक्शन हमारे पास है, एम इंटू वी है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट। ये डिफ्रेंशिएशन का चेन रूल है, आप लोग जानते होंगे। तो उसी चेन रूल से हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, प्लस वी डी एम बाई डी टी की वैल्यू क्या दिया है m। तो जो फोर्स चाहिए उतने समय के लिए, चेंज इन फोर्स चाहिए, क्या हो गया, चेंज इन फोर्स की जो वैल्यू चाहिए वो किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू वी के। तो यहाँ पे जो हमारे पास है एम वी, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, इसकी वैल्यू दी है कैपिटल M। इतनी फोर्स की उसको जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट, नाउ ए फोर्स 6t square I plus 40j is applied on the object, then velocity of object at t equal to 3 second। ठीक है, जो हम लोगों को गिवन है एट रेस्ट पे है। तो नाउ द फोर्स की वैल्यू दी हुई है, इज अप्लाइड ऑब्जेक्ट 3 सेकंड के लिए गिवन है। तो हमको क्या निकालना है, देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट, नाउ ए फोर्स ऑफ करना काम किया इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 3 इक्वल टू 3 सेकंड पे हमको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे पास जो फोर्स गिवन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं और बताते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है। तो जो हमारे पास गिवन है पहले देख लेते हैं। गिवन फोर्स जो है F इज इक्वल टू, डायरेक्शन के साथ में दिया है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। 6t स्क्वायर I प्लस 4t J गिवन है, और क्या दिया है, मास जो दिया है वो कितना दिया है, 3 kg दिया है। तो अगर हम एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, F अपॉन m।
तो 6t² प्लस 4tj डिवाइडेड बाई क्या हो गया 3 आ गया, तो क्या हो गया 2t² प्लस 4/3t हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, नाउ ए फोर्स इज अप्लाइड 3 सेकेंड के लिए क्या किया गया है, इसको इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देन वेलोसिटी ऑफ द एट द 3 सेकेंड हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, कर लेते हैं फाइंड आउट इसको। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हो गया। ठीक है, जो टाइम में चेंज आया है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को dv/dt लिख सकते हैं। ये कितने के बराबर आया है, 2t² प्लस 4/3tj के बराबर आया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो इसको दूसरी तरफ भेजते हैं, dt²2t² प्लस 4/3tj। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ऑब्वियस सी बात है, इनकी वैल्यू हमें कब मिलेगी, किस कीमत में मिलेगी, जब इस t को हमने उधर भेजा तो इधर क्या आ गया, इधर आ गया dt आ गया। अब हमको वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों को, इंटीग्रेट करोगे कितने से, 0 से 3 सेकंड के लिए। जब लॉज ऑफ मोशन मैंने करवाया था उसका डेरिवेशन कैलकुलस मेथड से, तो वहाँ ये क्या हो गया आपके पास 2t² प्लस 4/3t क्या हो गया, j हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई, बंद हो गई। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, पहला क्या हो जाएगा 2t³ साथ में क्या आ गया i कैप आ गया, प्लस जब इसको 4/3t² क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ से 2 2 4 और इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई, 0 से 3। अब देखिए अपर लिमिट पहले जब पुट करेंगे, लोअर लिमिट 2 इंटू टी का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, आई कैप वैसे ही रहेगा। अब 0 जब पुट करेंगे टी की जगह पे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो माइनस लोअर टर्म लिखने की जरूरत नहीं, तो इसमें अपर टर्म लिख दें 2/3 इंटू टी स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर, ये 3 से 3 यहाँ कैंसिल, 3 से 3 यहाँ कैंसिल, कितना आ गया 6i प्लस कितना था ये, हाँ क्यूब था, सॉरी क्यूब था यहाँ पे। तो ये क्या कैंसिल हो गया, कट कैंसिल होके यहाँ पे बचा 9 2 जा 18 बचा, 18i प्लस कितना हो गया 6j। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें, 18i प्लस 6j, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक क्रिकेटर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया था। ए क्रिकेटर कैचेस ए बॉल मास ऑफ 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, देन एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ। ठीक है, इसमें देखिए आपको जो गिवन है वो दिया हुआ है टाइम। अगर आप लोग इसको सिंपली से सॉल्व करना चाहें तो ये फिजिकल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मास दिया है वो ग्राम में दिया है, तो इसको जब 150/1000 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको केजी में, वी फाइनल माइनस बी इनिशियल। अब देखिए वही क्या कह रहा है, अब क्रिकेटर जब फाइनल उसको पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 20 मीटर पर सेकंड दिया, एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ, और टाइम कितना ले रहा है, तो जो इसकी वी इनिशियल जो चेंज इन मोमेंटम आ गया वो कितना आ गया, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम कितना ले रहा है 0.1 सेकेंड। टाइम के साथ इसको कैंसिल कर दिया गया 15/100, साथ में ये कितना आ गया, अगर वी फाइनल क्या हो गया 0 हो गया जब उसको पकड़ा, वी इनिशियल से कितना है इसका 20 ms माइनस 1 है, 20 ms माइनस 1 यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ 0.1। अब देखिए इसको जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, ऊपर 15 इंटू 20, नीचे क्या बचा 10 बचा, नेगेटिव साइन यहाँ पे आया तो एक 0 कट गया, कितना आ गया -30
न्यूटन। तो कितना आ गया, माइनस का मतलब क्या हो गया, वो रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है, जो कैच करेगा तो वो आगे से आ रहा होगा तो उसको रिटार्डिंग फोर्स लगा के वो क्या करेगा, उसको स्टॉप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इफ द फोर्स ऑन द रॉकेट मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड इज 2010 न्यूटन, देन द रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल। इजी तो डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड है, सेम इसी तरीके से बेस्ड है। तो जब फार्मूला आप लोगों को मैंने पढ़ाया था फोर्स का, तो कैसे पढ़ाया था, ये देखिए, रेट ऑफ प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट में क्या है, ये हमारे पास सपोज कीजिए ये रॉकेट हो गया, ठीक है, ये इसका फ्यूल हो गया, नीचे की तरफ जब ये वी हो गया था और ये क्या हो जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, जो ये एफ आया था, क्या होता है, वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। जब आया था हमारे पास तो हम लोगों ने इसको देखा था, इसका फॉर्मूला क्या हो गया था, वी डी एम बाई क्या हो गया था, डी टी हो गया था, एफ थ्रस्ट की वैल्यू, वी क्या थी, इसकी वैल्यू थी, ये डायरेक्ट आपको गिवन है, इस बार ये गिवन है आपको 210 न्यूटन, 210 न्यूटन ये गिवन है, और जो वेलोसिटी दिया है वो 300 गिवन है, माइनस डी एम बाई डी टी, इसको हमको निकालना है। ये जो गैस जल रही है वही ये पूछा है, द फोर्स ऑफ रॉकेट मूविंग विद द वेलोसिटी इतना, देन द रेट ऑफ कम्बशन ऑफ द फ्यूल। रेट ऑफ कम्बशन ऑफ द फ्यूल हमको क्या बताना है, यानी कि लगातार उसका मास क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। ये 210 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 300 इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी। निगेटिव साइन केवल क्या बता रहा है, मास घट रहा है, ये इसको कर दिया, 3 7 जा 3 10 जा 0.7 के जी, क्या आ गया ये, के जी पर सेकेंड आ गया, डी एम बाई डी टी। अरे इसको यहाँ से भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ए बुलेट इज फायर्ड, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया था, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाई, ठीक है, फोर्स जो गिवन है एफ इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी दिया हुआ है, ठीक है। एफ इज इन द न्यूटन और टाइम को किस में दिया गया है, सेकंड में दिया गया। द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो एज सून एज इट लीव्स बैरल, व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट। अब ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो गया, टी की वैल्यू हमको चाहिए चाहिए, तो अगर ये थोड़ी देर बाद फोर्स क्या हो गया, जीरो होगा, तो 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर क्या हो गया, 5 इंटू टी। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 600 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 यहाँ पे कर लेंगे। तो अगर यहाँ से देखें तो 2 3 जा आ गया, 300 आ गया, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगी, टी की वैल्यू आ गई आपको। अब सबको पता है इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो से टी क्या होता है, एफ डी टी। तो क्या हो गया, जीरो, टाइम कितना हो गया, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एफ की वैल्यू कितना गिवन है, 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5 टी डी टी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 600 कुछ नहीं है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ 2 इंटू 10 टू द पावर 3, टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो गया। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का रूल जाके देखें, समझाया गया है। यहाँ टाइम कितना है, 0 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है। तब यहाँ पे जब क्या करेंगे, लोअर वैल्यू रखेंगे तो वैसे भी 0 जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, अपर वैल्यू बचेगा इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। माइनस 10 की पावर 3 इंटू, जब 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 रखेंगे तो इसका क्या रखेंगे, होल स्क्वायर, यही हमारे पास बचा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 3 को कॉमन ले लीजिए, माइनस 3 को, तो अंदर क्या बचेगा, 600 माइनस, यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अंदर बचेगा, और ये बचेगा 10 टू द पावर 3, ये माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 597 बचेगा, तो उसके साथ 597 के साथ मल्टीप्लाई करिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
आगे सॉल्व करिए इसको, देखिए कितना आता है सॉल्व करके। 3 इंटू 10⁻³ जब इसको सॉल्व करेंगे 597, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 10⁻³ जब इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 1.8 न्यूटन पर सेकंड के आसपास। इसको राउंड ऑफ किया गया यहाँ पे तो 1.8 न्यूटन सेकंड, ये इम्पल्स इम्पार्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए 5000 kg रॉकेट इज सेट फॉर द वर्टिकल फायरिंग, ठीक है कोई बात नहीं। द एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड टू give an initial upward acceleration of 20 ms-2 the amount of gas ejected per second to the supply needed thrust will be। हमको थ्रस्ट बताना है, फोर्स बताना है। अगेन ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आपको याद होगा मैन इन इलेक्ट्रिक के तरीके से बिल्कुल ये केस है। ये हमारे पास क्या हो गया, रॉकेट हो गया। ये जो कह रहे हैं 20 ms-2 दिया गया है। थ्रस्ट ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा, नीचे की तरफ जो काम कर रहा होगा, सपोज कर नीचे की तरफ तो इसका मास के साथ में क्या काम कर रहा होगा mg, ऊपर की तरफ क्या कर रहा होगा रिएक्शन। तो F थ्रस्ट क्या हो गया होगा, F थ्रस्ट क्या हो गया होगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो ये वाला एक्सेलरेशन क्यों आया होगा, थ्रस्ट के कारण आया होगा। तो सिंपल से बात है कि वो किसके बराबर हो गया, R माइनस एम जी इक्वल टू किसके बराबर हो गया, एम ए के। कैसे लगाया आपने, जो एफ नेट हुआ होगा, एफ नेट की अगर बात करें या एफ थ्रस्ट की बात करें तो क्या हुआ, एफ नेट या ये क्या हो गया एफ थ्रस्ट हो गया। एफ थ्रस्ट की अगर बात करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आर माइनस एम जी के। इसी के कारण क्या आ रहा होगा, वो एक्सेलरेशन आ रहा होगा तो एम ए के बराबर हो गया। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एम कॉमन हो गया, जी प्लस ए आ गया, ठीक है। अब क्या करें, हमारे पास मास गिवन है, इसमें मास की वैल्यू पुट कर दें। जी 10 गिवन है प्लस एक्सीलरेशन आपको गिवन है। अब क्या करें, इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से रिएक्शन फोर्स मिल जाएगा, वही किसके बराबर हो जाएगा, आपके थ्रस्ट के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमको क्या निकालना है, यहाँ पे थ्रस्ट निकालना है। जैसे आपको रिएक्शन फोर्स मिलेगा तो एफ थ्रस्ट किसके बराबर हो जाएगा, आर माइनस एम जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ए बॉडी रेस्ट एंड ऑफ मास ऑफ 1 kg। ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी attains a velocity of 30 meter per second, the time for which force act on the body। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग देखें, ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी एट द रेस्ट, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। मास क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम लोग लिख लें। गिवन जो फोर्स आपको गिवन है वो कितना हो गया, 6 न्यूटन का। अब रेस्ट जो गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, 0 हो गई। इसका मास जो गिवन है वो गिवन है आपके पास 1 kg। ड्यूरिंग दिस टाइम और फाइनल वेलोसिटी क्या आपको मिल गई, 30 मीटर पर सेकेंड। अब आप सभी को पता है कि जो फोर्स होता है, सेकेंड लॉ से जो फोर्स होता है, एक्सटर्नल होता है, किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। आपके पास फोर्स गिवन है 6 न्यूटन का, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, नीचे क्या हो गया, टाइम डेल्टा टी हो गया। मास आपके पास गिवन है 1 kg का, वी फाइनल आपके पास कितना हो गया 30 माइनस वी इनिशियल, रेस्ट स्टार्ट किया है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना। तो टाइम यहीं पे रहने दीजिए, टाइम को उधर ले आइए, डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 5 जा ना हो गया 5 सेकेंड हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया, 5 सेकेंड क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करिए, ट्राई करिए। देखते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन देखते हैं। ए 10 न्यूटन फोर्स
is applied on a body produce in it an acceleration of 1 meter per second the mass of a body। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। F इज इक्वल टू एम इंटू ए पे जो 10 न्यूटन का फोर्स है 1 मीटर पर सेकंड का, तो मास कितना आ गया 10 kg आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 16th क्वेश्चन देखते हैं। ए फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन ए मास इज रिप्रेजेंटेड बाय, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो आप क्या करिए, लिख दीजिए 8j प्लस 10k। आप लिख दीजिए इस तरीके के जो भी वैल्यूज दिया हुआ है। एक्सीलरेशन आपको दे दिया गया है, फिर से दिया गया है एक्सेलरेशन आपको 1 ms - 2 दिया गया है। ठीक है, पिछले वाले में भी यही दिया हुआ था। तो आपको क्या बताना है, मास ऑफ अ बॉडी, मास बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, तुरंत फोर्स के मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, क्योंकि जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाते हैं तो जो इनके कॉफिशिएंट हैं, आई के कॉफिशिएंट 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट प्लस जो है ये कितना आ जाएगा, ये √200 आ जाएगा। 200 को जब इसको लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 लिखेंगे तो 10 का पेयर बन रहा है, 10 रूट क्या आ गया, 10 √2 आ गया। तब इसको उठा के वैल्यू रखते हैं F इक्वल टू एम इंटू ए में, तो यहाँ 10 √2 मास हमको निकालना है। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड है, तो मास कितना आ गया 10 √2 kg आ गया। तो 10 √2 kg यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17th क्वेश्चन। इन ए रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट ए रेट ऑफ, ये जब भी क्वेश्चन हो आप तुरंत ही देख लीजिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। dm/dt कितना है, फ्यूल जो बर्न हो रहा है वो 1 kg पर सेकेंड के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, ये गिवन है। दिस फ्यूल इज इजेक्टेड फ्रॉम ए रॉकेट विद ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी दी गई है वो 60 किलोमीटर पर सेकेंड दी गई है। देखिए ऐसा यूनिट में नहीं है, तो इसको चेंज करेंगे 60 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं, दिस फोर्स एग्जर्ट्स ए फोर ऑन ए रॉकेट इक्वल टू, तो वो तो पहले ही आपको मैंने फॉर्मूला बताया -v/dm/dt रॉकेट प्रोपल्सन का ये होता है। अब ये गिवन है आपके पास माइनस v की वैल्यू है 60 इंटू 10⁻³ dm/dt क्या है 1 kg पर सेकेंड। ये तो SI यूनिट में ही है, तो आपको सीधे सीधे समझ में आ गया होगा। ये क्या होगा 60,000 न्यूटन। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो गया, तो इसमें नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो थ्रस्ट है वो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये बता रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। जो बर्न हो रहा है, जो यहाँ पे फ्यूल बर्न हो रहा है उसके क्या है, थ्रस्ट जो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन। फ्यूल नीचे की तरफ बर्न होता है रॉकेट में, आपने देखा ही होगा, और थ्रस्ट जो होता है हमेशा ऊपर की तरफ होता है। 18th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। A satellite in a force-free space sweeps stationary interplanetary dust at a rate of dm/dt। Obviously बात है, same question, and where m is the mass, v is the velocity of satellite, alpha is constant, the acceleration of the satellite। acceleration of the satellite हमको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, dm/dt ये गिवन है आपके पास, जो अल्फा और v के बराबर है। तो F इज इक्वल टू हमको पता है क्या है, अभी अभी हमने देखा -v dm/dt। तो यहाँ जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे -α_v²। अब देखिए आपको तुरंत ही समझ में आ जाना चाहिए, -α_v² अगर आ गया है तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। फोर्स को क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन -α_v²। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -α_v²/m हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, डी ऑप्शन सही हो गया। अब आपने एक ऑब्जर्वेशन देखा होगा कि जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो अभी 2000 के बाद क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लॉजिकल पूछे जा रहे हैं। उसके पहले वाले थोड़े इजी हैं। 19th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। A particle of mass m is moving with a uniform velocity v1. It is given an impulse such that its velocity become v2 impulse is equal to the, अभी आपको पढ़ा रखा मैंने, impulse is equal to क्या होता है, फोर्स टाइम ड्यूरेशन फोर्स इंटू डेल्टा टी होता है, या क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो चेंज इन अगर मोमेंटम की बात करें, m इंटू डेल्टा वी, अगर इसको और अच्छे से लिखें m vf माइनस vi। अब इसमें क्या दिया हुआ है,
फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 है, तो m v2 माइनस v1। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया, इम्पल्स की वैल्यू आ गया। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं हम लोग, 20 क्वेश्चन देखते हैं। A 6 kg rocket is set for a vertical firing. If exhaust speed is 1000 meter per second, the mass of gas ejected per second to the supply, the thrust needed overcome the weight of the rocket is। सिंपल सा वही क्वेश्चन हमारे पास F माइनस बी डी एम बाई डी टी अगर हम लोग देखें, ठीक है, क्या क्या गिवन है हमारे पास, मास गिवन है एम इंटू मास हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में। 600 kg रॉकेट इज सेट फॉर ए वर्टिकल फायरिंग। कोई बात नहीं, जो हमारे पास रॉकेट है वो कितना है, इसका वेट 600 kg है। क्या क्या गिवन है हम लोग देख लेते हैं। जो इसकी एग्जॉस्ट स्पीड है वो क्या है, 1000 मीटर पर सेकेंड एग्जॉस्ट स्पीड, जहाँ पे ये है 1000 ms माइनस 1 होती है। द मास ऑफ अ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू द सप्लाई। अब देखिए हमको क्या निकालना है, डी एम बाई डी टी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओवरकम द वेट ऑफ द, टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। यही हमको निकालना है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारे पास मास गिवन है, मास इंटू एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस वी डी एम बाई डी टी। ठीक है, अब चूंकि हमको क्या है यहाँ पे जो मास है वो तो हमको गिवन नहीं है, यहाँ पे 600 अच्छा गिवन है 600 kg, और एक्सेलरेशन क्या है हमको जो हो जाएगा वो g के बराबर हो जाएगा। 600 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 हो गई। नीचे कितना आ जाएगा, नेगेटिव साइन तो क्या बता रहा है, थ्रस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जी के नीचे वैल्यू कितनी है हमारे पास, v 1000 है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया एक ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें, ये कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, डी एम बाई डी टी की। ठीक है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आज हमने देखा कि जो हम लोगों ने नीट लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में, दे आर द सफिशिएंट, वो सफिशिएंट हैं। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस में लाना है, और जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको आप लोग क्या करें, हमारे टीम से संपर्क करें। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, उस पर आप सेंड करें, और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। तो आज आपके टाइम के लिए धन्यवाद।